हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। जय हिंद दोस्तों। सरकार चैप्टर नंबर 6 कंपोजिशन स्कीम, माहौल के साथ दिल थाम के बैठेगा। सर कंपोजिशन स्कीम, सबसे पहली बात सर, कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल कौन है? जिनका भी एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज अप टू रुपीज 1.5 करोड़, वो लोग एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए। एंड सर, अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में हो, एक्सेप्ट आसाम, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर में 1.5 करोड़ का लिमिट ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। पर अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड, यहां आपका टर्नओवर लिमिट 75 लाख ही देखना है सर। बाकी सारे स्टेट में 1.5 करोड़ का लिमिट लगेगा। पर बच्चों ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आपका एक भी ब्रांच, इफ यू आर हैविंग मल्टीपल ब्रांचेस, आपका एक भी ब्रांच इन स्टेट्स में अगर है तो ऑल इंडिया बेस पर आपका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट 75 लाख ही रहेगा, क्योंकि आपको कंपोजिशन स्कीम अगर लेना होता है तो सर पैन इंडिया बेस पर एक साथ लेना होता है। अगर आपको कंपोजिशन लेना तो सारी ब्रांच पे एक साथ लेना है, नहीं आप एक भी जगह इन एलिजिबल तो सारी जगह से इन एलिजिबल। सरकार एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करते वक्त ध्यान देना बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करते वक्त आपको जो इंटरेस्ट का इनकम अर्न हुआ है सर, ब्याज का जो इनकम अर्न हुआ है उसको इंक्लूड नहीं करना है। और सर ध्यान देना, जब तक आप करंट फाइनेंशियल में ये एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट 1.5 करोड़ क्रॉस नहीं कर लेते हो या 75 लाख क्रॉस नहीं कर देते हो, तब तक आप कंपोजिशन में रह सकते हो। जैसे आपने ये टर्नओवर लिमिट क्रॉस करी, आप कंपोजिशन से बाहर। पर आपको करंट फाइनेंशियल में जो 1.5 करोड़ या 75 लाख का लिमिट, अच्छा मैं बार बार 75 लाख नहीं बोलूंगा, 1.5 करोड़ ही बोलूंगा, ध्यान रखिएगा। ओके सर, जब तक आप 1.5 करोड़ का लिमिट क्रॉस नहीं करते तब तक आप कंपोजिशन स्कीम में हो। पर सर ये 1.5 करोड़ का टर्नओवर लिमिट देखना है एलिजिबिलिटी के लिए, तो इसमें आप अगर मान लो फर्स्ट 40 लाख के लिए रजिस्टर्ड नहीं हो या फर्स्ट 20 लाख के लिए रजिस्टर्ड नहीं हो, तो वो भी तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट है भाई, उसको भी इंक्लूड करने का, जस्ट टू कैलकुलेट द एग्रीगेट टर्नओवर एलिजिबिलिटी लिमिट के लिए बेटा। ओके सर, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया तो सबसे पहली बात सर, रेट ऑफ टैक्स कितना है वो हम देख लेते हैं। सर रेट ऑफ टैक्स, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है, दिल थाम के देखिएगा, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर है तो 1% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट, 1% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट मतलब टैक्सेबल प्लस एग्जाम टर्नओवर, दोनों का 1% आपको पे करना। भले आप टैक्सेबल गुड्स बनाए, एग्जाम गुड्स बनाए, वी डोंट केयर, 1% दोनों का आपको पे करना पड़ेगा। 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी। सर आईजीएसटी की लायबिलिटी कंपोजिशन वालों को आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये इंटरस्टेट सप्लाई कर ही नहीं सकते। अगर आप रेस्टोरेंट या आउटडोर कैटरिंग सर्विस दे रहे हो तो आप कंपोजिशन ले सकते हो, पर अगेन रेट ऑफ टैक्स है 5%। और किसका सर? टर्नओवर इन द स्टेट मतलब एग्जाम प्लस टैक्सेबल दोनों का मिला के। पर अगर आप एक ट्रेडर हो तो कंपोजिशन की रेट कितनी? 0.5 प्लस 0.5 मतलब 1% ऑफ सर टैक्सेबल टर्नओवर। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आप एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों गुड्स सप्लाई करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो ऐसे केस में केवल टैक्सेबल गुड्स का ही आपको 1% टैक्स पे करना है। क्लियर सर? टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ इन द स्टेट। पर सर आपके अगर कुछ एग्जाम गुड्स और एग्जाम सर्विस है तो उस पर आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक ट्रेडर हो तो बेटा। पर मैन्युफैक्चरर को और रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस वालों को टैक्सेबल प्लस एग्जाम दोनों का 1% या 5% रेस्पेक्टिवली पे करना पड़ेगा। पर यहां पे अगेन बोल दिया क्या, आपको जो 1% टैक्स पे करना है या 5% जो भी रेट ऑफ टैक्स है वो पे करना है सर, टर्नओवर इन द स्टेट का पे करना है सब। पर अगेन सर इंटरेस्ट, अगर आपने किसी को लोन दिया, एडवांसेस दिए, उस पर आपको इंटरेस्ट अर्न हुआ तो इंटरेस्ट पे आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। पर फर्दर अगर मान लो आपका नया रजिस्ट्रेशन है, इसी साल आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, तो सर जब तक आप थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट ले रहे थे, मतलब आप रजिस्ट्रेशन के लायबल नहीं थे, उस अमाउंट पे ऑब्वियसली टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उस अमाउंट को इंक्लूड करेंगे 1.5 करोड़ का लिमिट देखते वक्त, एग्रीगेट टर्नओवर जब क्रॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करने के लिए। पर सर उस अमाउंट पे ऑब्वियसली आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, बिकॉज यू आर नॉट टैक्सेबल पर्सन एट ऑल, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं थे तो बेटा। क्लियर डन। सरकार अब प्रोसीजर फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन स्कीम, सिंपल सी बात है सर, अगर आप नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर एक ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। उसमें अगर आपने अप्लाई कर दिया तो जिस दिन से आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, जिस दिन आप इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उस दिन से कंपोजिशन में आएंगे। पर अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और अगर आपको कंपोजिशन लेना तो मिड ऑफ द ईयर में तो आप कंपोजिशन में आ नहीं सकते। पर सर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आप कंपोजिशन में आ सकते हो, तो फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा कि आने वाले साल से आई वांट कंपोजिशन स्कीम, आप फर्स्ट अप्रैल से कंपोजिशन में आ सकते हो बच्चों, अगर आपने पहले ही अप्लाई कर दिया था तो। अच्छा, अब सर कंपोजिशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंडीशंस देयर की सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 में जहां लिखा है कि फॉलोइंग आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात सर बहुत इंपॉर्टेंट है सर, फॉलोइंग आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। हम सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 की बात करें। अच्छा, सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 है जहां सर्विस सप्लायर का कंपोजिशन स्कीम है, हम बात करेंगे बाद में। अगर आप एक्सक्लूसिवली सर्विस सप्लायर हो तो आप सर 10(2)A वाली कंपोजिशन ले सकते हो, 10(1) या 10(2) वाली कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। सर यू शुड नॉट बी अ सप्लायर ऑफ सर्विस। पर हाँ, अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, या आप रेस्टोरेंट या आउटडोर कैटरिंग सर्विस देते हो, पर साथ में कुछ मार्जिनल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो, चलेगा। मार्जिनल सर्विस कितनी बेटा? सर
मैक्सिमम आप करंट ईयर में सर्विसेज दे सकते हो कितना, ₹5 लाख, और 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर व्हिचएवर इज हायर तक की आप सर्विसेज करंट ईयर में आप प्रोवाइड कर सकते हो अलोंग विद द सप्लाई ऑफ गुड्स या रेस्टोरेंट सर्विस। क्लियर, डन। पर हाँ, अगेन प्रीवियस फाइनेंशियल का टर्नओवर इन द स्टेट का 10%, तो प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखते वक्त उसमें इंटरेस्ट की इनकम को काउंट नहीं करने का, चलेगा सर बाकी के टर्नओवर का 10% प्लस सर करंट ईयर में जो 5 लाख या 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर व्हिचएवर इज हायर, इतना टर्नओवर लिमिट जब देखेंगे आप सर्विसेज का, उसमें अगेन इंटरेस्ट की जो इनकम होती है उसको इंक्लूड नहीं करने का। कुल मिला के पूरे ही कंपोजिशन चैप्टर के लिए इंटरेस्ट की इनकम को इग्नोर करने का। सेकंड, सर यू शुड नॉट बी एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ सच गुड्स व्हिच आर नॉट लेविएबल टू गुड्स, which are not leviable to CGST, SGST, IGST और UTGST। सर ऐसे कोई गुड्स या सर्विसेज आप सप्लाई नहीं करने चाहिए which are not leviable। सर पेट्रोल डीजल वगैरह दारू याद आया बेटा, सर इसमें अगर आप डील करते हो तो आप कंपोजिशन से बाहर दारू पियो, घूमो फिरो, ऐश करो, माहौल बनाओ, पर कंपोजिशन मत लो। सर नेक्स्ट, यू शुड नॉट बी एंगेज्ड इन इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं करने चाहिए बेटा आप। सर एक और बात ध्यान रखना, अगर आपकी एक ब्रांच महाराष्ट्र में एक ब्रांच गुजरात में इंटर स्टेट ब्रांच ट्रांसफर किया, सर वो इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई हो गया कंपोजिशन से बाहर। सेकंड, सर SEZ को सप्लाई किया आपने या आपने एक्सपोर्ट किया, वो भी इंटर स्टेट सप्लाई होता है एज पर IGST एक्ट। क्लियर, सर कंपोजिशन नहीं ले पाएंगे। देन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स या सर्विस सप्लाई करो जहां पर TCS एप्लीकेबल है तो आप कंपोजिशन नहीं ले सकते। देन सर नेक्स्ट है क्या, यू शुड नॉट बी मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉलोइंग 8 कैटेगरी ऑफ गुड्स, आइसक्रीम और अदर एडिबल आइस वेदर नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला, गुटखा, टोबैको एंड सर एडेटेड वाटर विद एडेड शुगर, मतलब पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला एटसेट्रा, एंड सर टोबैको बेस्ड गुड्स। देन ये गुड्स जो ऐड हुए, फ्लाई एश ब्रिक्स और फ्लाई एश एग्रीगेट विद 90% और मोर ऑफ द फ्लाई एश कंटेंट और फ्लाई एश ब्लॉक्स, देन ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ बिल्डिंग ब्रिक्स और अर्दन और रूफिंग टाइल्स, इनके अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो आप कंपोजिशन नहीं ले सकते। सेम पॉइंट सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A में भी आपको मिलने वाला है सरकार। देन सर यू शुड नॉट बी अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यू शुड नॉट बी अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, आप लोग एलिजिबल नहीं हो कंपोजिशन स्कीम के लिए। ये कंडीशंस थी किसके लिए, सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2 में लिखी हुई थी कि ये लोग एलिजिबल नहीं है कंपोजिशन स्कीम के लिए। अच्छा ध्यान रखना, आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, इंटरस्टेट इनवर्ड सप्लाई परचेज करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई मत करिएगा बेटा। अच्छा ध्यान दीजिएगा बेटा, ये 2-3 सर्कुलर के बारे में बात करता हूं, पर कुछ एडिशनल कंडीशंस जो रूल में दी हुई, रूल नंबर 5 ऑफ द CGST रूल्स में, वो भी तुम्हें बताता हूं। सबसे पहली बात, कंपोजिशन स्कीम अगर आपको लेना है तो सर आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, यू हैव टू इशू बिल ऑफ सप्लाई। आप कस्टमर से कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, आपको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपके बिल के बेस पे कस्टमर को भी कोई क्रेडिट नहीं मिलता, आप एक तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन से बाहर। आपको अपने सर जो आपका आउटलेट है, आपकी दुकान है, वहां बाहर लिखना पड़ेगा बड़े वर्ड्स में कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। सर आपको आपके इनवॉइस पे, बिल ऑफ सप्लाई जो आप इशू करेंगे उस पर लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर। देन सर आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, इंटरस्टेट परचेज करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है सरकार। आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो जो नोटिफाइड गुड्स है 8, उसके आप मैन्युफैक्चरर नहीं होने चाहिए। क्लियर, यू शुड नॉट बी अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यू शुड नॉट बी अ NRTP, तो हम ऑलरेडी बात कर चुके। प्लस अगर आपने ऐसा कोई इनवर्ट सप्लाई लिया जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लायबिलिटी आती है अंडर सेक्शन 93 या 94, तो उस पर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स से टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका इनवर्ट सप्लाई, आउटवर्ड सप्लाई नहीं है। क्लियर, डन। सर ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम लिया है सर, और अगर आप एलिजिबल नहीं थे कंपोजिशन स्कीम के लिए, फिर भी अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ले लिया तो सर आप पे पेनल्टी लगेगी। सर डिपार्टमेंट शो कोज नोटिस सर्व करेगा इस पर सेक्शन 73-74 और आपसे रिकवरी करेगा डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स का। क्लियर, डन। अच्छा अब कुछ 2-3 सर्कुलर के बारे में बात कर लेते हैं हम। सर आपने कभी देखा होगा बेकरी वगैरह पे, जहां पे केक पेस्ट्री वगैरह मिलती है, वहां पर सर भले ही वहां पे ईटिंग प्लेस हो या ना हो, मतलब वहां पर बैठने की जगह हो ना खाने की, सर उसको मैन्युफैक्चर मानेंगे कि रेस्टोरेंट मानेंगे। सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया कि भाई उसको रेस्टोरेंट मानेंगे, भले ही खाने की जगह वहां बैठने की है या नहीं है, वो कुकिंग कर रहा है बेटा। क्लियर, उसको रेस्टोरेंट मानेंगे, मैन्युफैक्चर नहीं मानेंगे सर, और वहां पर रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल 5% होगा अगर वो कंपोजिशन लेता है तो। देन सर सर्कुलर ने क्लैरिफाई किया, क्लाउड किचन या सेंट्रल किचन से अगर आप खाना सप्लाई कर रहे हो जहां पर बैठ के खाने की कोई व्यवस्था नहीं होती सर या तो टेक अवे होता है या आपके होम डिलीवरी पे आ गया गुड्स, सर कोई बात नहीं सर, वो भी रेस्टोरेंट के स्कोप में ही आते हैं, और रेस्टोरेंट के स्कोप में अगर आते हैं तो वो कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं 1.5 करोड़ वाला, और 5% टैक्स लगेगा अगर वो कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो। सेम वे सर अगर आप एक आइसक्रीम पार्लर हो बेटा, तो आइसक्रीम पार्लर में बोल दिया कि वो आइसक्रीम बना नहीं रहा है, वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम बेच रहा है, ही इज जस्ट ट्रेडिंग इन द आइसक्रीम, इसलिए सर वो ट्रेडर की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसको रेस्टोरेंट के स्कोप में नहीं मानेंगे, और उसको केवल 1% टैक्स पे करना अगर वो कंपोजिशन स्कीम लेता है तो। आइसक्रीम पार्लर याद आ गया होगा, नेचुरल आइसक्रीम या जो भी आइसक्रीम आप खाते हो वो। क्लियर, डन सरकार। अब वैलिडिटी ऑफ द कंपोजिशन लेवी, सर आप जब तक आप कंपोजिशन स्कीम में आपका टर्नओवर, जब तक आप वैलिडिटी कब तक रहेगी, या तो आप जो हमने कंडीशन बड़ी सेक्शन में 10 सबसेक्शन 2 की वो सब फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो वायलेट करे, जैसे आप इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई करने लगे, उसी बिल से आप कंपोजिशन से बाहर,
क्लियर, या फिर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ या 75 लाख इस केस में भी क्रॉस हो गया, आप कंपोजिशन से बाहर, जैसे आप बाहर हुए कंपोजिशन से या वॉलंटरी विड्रॉ करना चाहते हो, कोई दिक्कत नहीं साहब, कंपोजिशन से बाहर कभी भी हो जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर जब आपने विड्रॉ किया उसके 7 डेज के अंदर डिपार्टमेंट को इंटीमेशन देना पड़ेगा कि मैं कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में आ गया हूं। और आपको पता है कंपोजिशन से रेगुलर स्कीम में आते तो आपको इनपुट जो स्टॉक में होता है, कैपिटल गुड्स जो स्टॉक में होता है, जो लास्ट एक साल में परचेज किए होते हैं, उसका क्रेडिट मिलता है, इसलिए आपको स्टॉक स्टेटमेंट याद है फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 01 के फॉर्म में देना पड़ेगा विद इन 30 डेज। क्लियर, स्टॉक स्टेटमेंट देना पड़ेगा टू अवेल द क्रेडिट, ये हमने आईटीसी में पढ़ा था बेटा। ओके सर, अब हम आ गए का सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 2A सर्विस सप्लायर के कंपोजिशन स्कीम। सर सर्विस सप्लायर का कंपोजिशन स्कीम बाद में है, 2019 में है। सर गवर्नमेंट को सर्विस सप्लायर ने बोला भाई साहब हमने कौन सा गुनाह किया, हम सर्विसेज दे रहे, हमको भी तो कुछ बेनिफिट दीजिए रिड्यूस्ड रेट ऑफ टैक्स का, क्योंकि सर्विस सप्लायर्स आर नॉट एलिजिबल फॉर सेक्शन नंबर 10(1) और 10(2). तो गवर्नमेंट बोला हाँ भाई हाँ लीजिए, आप भी लीजिए। और बोल दे क्या, अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से कम था तो करंट फाइनेंशियल में जब तक आपका एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख क्रॉस नहीं होता तब तक आप कंपोजिशन स्कीम में रह सकते हो। क्लियर सर, सारी कंडीशन जो हमने नॉर्मल स्कीम में पढ़ी वो सब यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगेन एग्रीगेट टर्नओवर जब एलिजिबिलिटी लिमिट हम काउंट करते हैं, इंटरेस्ट इनकम को काउंट नहीं करने का। सेकंड बात, अगर आप एलिजिबिलिटी के लिए 50 लाख का टर्नओवर काउंट कर रहे हो तो सर अगर आप मान लो फर्स्ट 20 लाख के लिए रजिस्टर्ड नहीं थे जीएसटी के अंदर, वो भी एग्रीगेट टर्नओवर जो 50 लाख की लिमिट है एलिजिबिलिटी के लिए उसको काउंट करेंगे। ऑब्वियसली टोटल टर्नओवर में तो वो भी इंक्लूड होगा बेटा। पर जब टैक्स पे करने की बात आती है, जो टैक्स पे करना होता है इसमें, अगेन सर्विस सप्लायर के लिए कंपोजिशन स्कीम का रेट है कितना, 3% प्लस 3%, 6% द रेट ऑफ जीएसटी फॉर कंपोजिशन सर्विस सप्लायर। पर इनको टैक्स पे करने के लिए अगेन सर्विसेज टैक्सेबल हो या एग्जम्प्ट हो। सर टर्नओवर इन द स्टेट, सर टर्नओवर इन द स्टेट मतलब टैक्सेबल हो या एग्जम्प्ट हो, दोनों का इनको 6% टैक्स पे करना पड़ेगा। पर अगेन टैक्स पे करते वक्त इनको इंटरेस्ट पर जो लोन वगैरह दिया उस पर इंटरेस्ट की इनकम आई है, वो एग्जाम सर्विस है सर, उसको इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करना, इंटरेस्ट पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। सेकंड थिंग, अगर मान लो आपने इसी साल करंट ईयर में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया तो जब तक आप रजिस्टर्ड नहीं थे वो टर्नओवर को टोटल टर्नओवर में काउंट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी, पर टैक्स पे करने के लिए उसको इंक्लूड ऑब्वियसली नहीं करेंगे सरकार। अब बात आती है क्या क्या कंडीशन है, सर वही कंडीशन जो हमने वहां पढ़ी वो सारी यहाँ पर है कि प्रीवियस ईयर में आपका टर्नओवर 50 लाख है उससे कम होना चाहिए। सेकंड केस, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 की जो नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम थी उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होने चाहिए, तभी तो आपको ये वाली स्कीम मिलेगी। क्लियर सर, अगर आप गुड्स के ट्रेडर हो और गुड्स ही बेचते हो तो वहां जाइए बेटा। क्लियर, अगर आप वहां होंगे तो वहां तो रेट ऑफ टैक्स ऑलरेडी 1% है भाई, वहां फायदा लो ना यार। हाँ, आप गुड्स भी बेचते हो सर्विसेज भी देते हो और सर्विसेज मार्जिनल है, वो 5 लाख या 10% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर व्हिच एवर इज हायर तक सर्विस दे सकते हो। सर अगर आप वहां एलिजिबल तो वहां जाइए, वहां केवल 1% टैक्स है साहब, यहाँ आएंगे तो 6% टैक्स है। हाँ आप यहाँ पे हो तो साथ में कुछ गुड्स भी बेच सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको 6% टैक्स पे करना पड़ेगा। पर आपको कोई आईटीसी भी नहीं मिलेगा, आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, आपके कस्टमर को भी कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। 6% जो पे करना है, 6%, 1%, 5% जो भी रेट है कंपोजिशन स्कीम में, वो सब आपको आपकी पॉकेट से पे करना है, बिल पे आप चार्ज नहीं कर सकते। क्लियर, देन कंडीशन क्या है, आप इंटरेस्टेड सप्लाई नहीं करने चाहिए, आप ऐसे कोई सर्विसेज या गुड सप्लाई नहीं करने चाहिए विच आर नॉट लेवेबल टू जीएसटी, इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकते, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी एलिजिबल नहीं होते। सर ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे हो विच आर चार्जेबल टू, जहां पर टीसीएस के प्रोविजन अप्लाई होते हैं, तो आप ऐसे ईसीओ के थ्रू अगर सप्लाई करो तो आप कंपोजिशन से बाहर। देन फॉलोइंग गुड्स के अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, सर फॉलोइंग गुड्स के अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो अगेन कंपोजिशन से बाहर। सर मैन्युफैक्चर इन 8 गुड्स है, कौन कौन से, सर वही जो हमने वहां पढ़े, आइसक्रीम और अदर edible ice whether not containing cocoa, पान मसाला, सर एडिटेड वाटर विद एडेड शुगर, स्वीटनिंग मटेरियल्स, पेप्सी, थम्स अप, कोका कोला एटसेट्रा। देन टोबैको मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो आप खाते ही होंगे बेटा, है ना सर, अबे हो सर। देन fly ash bricks, fly ash with aggregate 90% or more fly ash content, or fly ash blocks, bricks of fossil mills, a similar siliceous earth, building bricks and earthen or roofing tiles, इनके अगर आप मैन्युफैक्चरर हो आप कंपोजिशन से बाहर। सर अगेन बिल के टॉप पे आपको लिखना पड़ेगा क्या, सर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर, बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकते, आपको बिजनेस के प्रोमिनेंट प्लेस पे लिखना पड़ेगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन भाई ये। क्लियर, अच्छा जैसे आपका टर्नओवर 50 लाख क्रॉस हुआ कंपोजिशन से बाहर, अच्छा बीच में आपको कंपोजिशन से बाहर निकलना, आप निकल सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कंपोजिशन में आने के लिए मिड ऑफ द फाइनेंशियल में आप आ नहीं सकते, सर 1 अप्रैल को ही आप कंपोजिशन में आ सकते हो, वो भी 1 अप्रैल से पहले आपको इंटीमेशन देना पड़ेगा कंपोजिशन में आने के लिए। क्लियर, अदरवाइज एग्जिट फ्रॉम द स्कीम इज अलाउड एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर आप एग्जिट करो फ्रॉम द स्कीम तो ऐसे केस में वही वो इनपुट और कैपिटल गुड्स जो स्टॉक में है उसका क्रेडिट लेना अगर आपको, तो विद इन 30 डेज आपको स्टॉक स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर जीएसटी आईटीसी 01 सबमिट करना पड़ेगा। और हाँ, जब भी आप कंपोजिशन में आ रहे हो तो सर अगेन 60 डेज के अंदर आपको स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट करना पड़ता है टू रिवर्स द क्रेडिट। याद आया बच्चों आपको, सर बाकी सारे प्रोविजंस वही है जो हमने सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 और 2 में पढ़े। क्लियर, और यहाँ लिख दिया क्या, सीजीएसटी रूल्स के सारे रूल्स
जो नॉर्मल कंपोजिशन स्कीम में लगते हैं वो यहाँ पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि ये भी क्या है, कंपोजिशन स्कीम ही तो है भाई। क्लियर, डन। इसी के साथ ये पूरा कंपोजिशन चैप्टर भी खत्म होता है। अब भारत माता की जय। शायद मजा आ रहा होगा, शायद कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, शायद लग रहा होगा कि यस सीए फाइनल का ये पूरा सिलेबस सर, जो आपका जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स का पूरा जो सिलेबस है, भले वो सीए हो, सीएस हो या सीएमए फाइनल हो, सर हम कंट्रोल में ला सकते हैं अपने। होगा, क्योंकि सर आप कर सकते हो, मुझे पता है ये बात, और आपको भी पता है आप ही कर सकते हो। और ध्यान देना, सीए मींस चैलेंज इट, अचीव इट, लूप इट। इट विल बी I will be a chartered accountant, you will be a chartered accountant, and yes, definitely you will be a flying person. सर आपके जो आपकी अचीवमेंट है वो जिंदगी में हमेशा लोग देखेंगे एंड आपको अप्रिशिएट करेंगे। सर पूरी दुनिया आपके साथ है, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप मेहनत करते हो तो आपको आपके रिजल्ट्स मिलेंगे, पर सर मेहनत पूरे सच्चे दिल से होनी चाहिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ होनी चाहिए। भारत माता की जय। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय। माहौल।